सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में पिछले 3 वर्षों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 3 वर्षों में आपसे पूछे जा चुके हैं अलग अलग परीक्षाओं में। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपकी परीक्षा के लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पिछली किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और मैं कह सकता हूं कि साथियों इस क्लास से आपको 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो प्रश्न जैसा भी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, सिंपल आए, आपको उस क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। तो इल्तुतमिश ने साथियों इक्तादारी व्यवस्था की थी, मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत की थी और सैन्य संगठन भी किया था। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार के निर्माण का काम किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भारत की फारसी भाषा में, जो महाभारत है ना, यह महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के काल में। तो ये साथियों किस नाम से इसका अनुवाद किया गया था, तो रजमनामा नाम से इसका अनुवाद किया गया था। रजमनामा का मतलब क्या होता है, तो युद्ध की पुस्तक इसको कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो किस देवता से है ये आपको ध्यान रखना है, सावित्री से है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बौद्ध गुफाओं में हाथी प्रतीक है, बताइए। देखिए जो बौद्ध गुफाओं की अगर बात करें तो जो हाथी होता है ना, हाथी साथियों, ये इसकी अगर बात करें तो ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आंसर आपको जो बताना है वो ऑप्शन नंबर डी बताना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध थे। उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था, बताइए बताइए। चलिए, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सेना का जो संचालन किया था साथियों वो विश्वास राव ने किया था। किसने किया था, विश्वास राव ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें साथियों मराठा का नेतृत्व किसने किया था, मराठों का, तो सदाशिव राव ने मराठों का नेतृत्व किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों आपसे पूछा जाए कि किसके काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आपको ध्यान रखना है। पानीपत की पहली 1526 में हुई थी पहली लड़ाई, और साथियों दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। अगले नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको लिखना है और बताना है कि सही कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें से क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुई, तो मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं तो 1909 में ये साथियों हुआ मार्ले मिंटो सुधार, तो ये तो सबसे पहले आ जाएगा। अगर बात करें उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद साथियों क्या हुआ, ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार लिखा हुआ है ना, ये उसके बाद हुआ। ये कब हुआ साथियों, ये 1919 में हुआ, यानी कि सबसे पहले पहला आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा साथियों। उसके बाद क्या हुआ, तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन तो साथियों 1942 में आया, ठीक है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया, यानी कि पहले 2 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। तो 14 23 कहां पर लिखा हुआ है, क्या 14 23 बिल्कुल लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में अब पूछे जाने लगे हैं, और अगर आपको सबको पछाड़कर आगे निकलना है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको करना ही होगा, बताइए। तो कौन सा एक गलत है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो लाला हरदयाल ने की, बिल्कुल सही है। अगर होम रूल लीग की स्थापना करते हैं ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने की, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना साथियों किसने की, आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसलिए कौन सा गलत होगा, कौन सा सुमेलित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसकी रिपोर्ट साथियों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, तो बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था,
किसकी उपज था, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, 10वें नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नंदा देवी चोटी की अगर बात करते हैं साथियों, तो किसका भाग है बताने की कोशिश कीजिए। तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति लोचदार है, बेलोचदार है, पूर्ण लोचदार है या पूर्ण बेलोचदार है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कृषि उत्पादों की आपूर्ति साथियों बेलोचदार है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका संबंध कृषि से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उद्योग से है। उसके बाद देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहां पर स्थित है। तो साथियों कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पारादीप में स्थित है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपसे पूछे पारादीप कहां पर है, पारादीप तो कहां पर है, ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। तो कौन सी फसल साथियों खरीफ की नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है मसूर, ये साथियों खरीफ की फसल नहीं है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था। तो साथियों कब कराया गया था, 1951 में कराया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम था। तो बालक बालिका अनुपात साथियों सबसे कम था तो कहां पर था, ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में था। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था, तो 879 था, ये आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, तो 74.04% साक्षरता दर थी। उसके बाद देखिए भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, बताइए भाई। चलिए तो यहां पर अगर बात करें भारत में जो पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया था ये 1927 में किया गया था। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। उसके बाद देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से साथियों कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए कौन सा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा है बताइए। देखिए मौलिक अधिकार नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। तो लोक चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक की साथियों जब हम बात करते हैं ना, तो धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में साथियों है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर अनुच्छेद 110 के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, बताइए। चलिए तो आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा यानी कि ग्राम पंचायत की जब भी बात आ जाए, तो ग्राम पंचायत के संगठन की बात आ जाए तो अनुच्छेद 40 आपका राइट आंसर होगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर 40 है तो बिल्कुल करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो ये भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद देखिए विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो साथियों कौन सा सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
देखिए विटामिन ए की कमी से साथियों रिकेट्स नामक रोग थोड़ी ना होता है, रतौंधी होती है। विटामिन बी 1 की कमी से साथियों बेरी बेरी होता है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर साथियों कूट दे रखे हैं, यहाँ पर कूट दे रखे हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा साथियों बिल्कुल सही लग रहा है। तो जहां पर दूसरा तीसरा लिखा होगा वही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, या पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है। तो अगर बात करें साथियों, आपको ध्यान रखना है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। अगर किसी इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का जो चिन्ह, इको मार्क जो चिन्ह होता है ना, इसका साथियों मतलब ये होता है कि वो उत्पाद जो है ना, ये पर्यावरणीय दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए सर। तो कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है। तो साथियों ये किससे संबंधित है, यह परासरण से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पाई दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। पाई दिवस साथियों कब मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर साथियों अच्छा क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात करें ना आप लोग, यहाँ पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये उत्तर प्रदेश में है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन्स ये भी यूपी, ऐसा भी ये भी यूपी में है। उसके अलावा बकरी अनुसंधान संस्थान ये भी यूपी में है। लेकिन नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों यूपी में नहीं है। ये कहाँ है, ये हैदराबाद में है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है साथियों, आपको ध्यान रखना है कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये गोल्फ के साथ जुड़ा है। टी शब्द जो है ना, ये गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यानी कि गोल्फ खेल में टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल साथियों गोल्फ खेल में किया जाता है, जैसे कि अगर बात करें पुट शब्द का इस्तेमाल, जो पुट हॉल शब्द है, इसका भी गोल्फ में किया जाता है। पुटिंग का भी गोल्फ में किया जाता है, और बोगी का भी गोल्फ में किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, आपको ध्यान रखते हैं विक्रम साराभाई का जन्म नहीं, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म नहीं। 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। तो ये बात साथियों बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपसे साथियों पूछे जा रहे हैं, कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कौन थे, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इन ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है साथियों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शंभू महाराज साथियों किससे संबंधित हैं, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है कि शंभू महाराज साथियों लखनऊ घराने से संबंधित हैं, और लखनऊ घराने के शास्त्रीय नृत्य कथक के ये नर्तक हैं। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो किस आंसर के साथ जाएगा, शास्त्रीय नृत्य के साथ जाएगा, कथकली नहीं साथियों, कथक। ठीक है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, किसको, ट्रेनर्स को दिया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक श्रृंगारिक रचना है, तो कहाँ से, बुंदेलखंड क्षेत्र से है, मिथिला से है, या ब्रिज क्षेत्र से, या मगध क्षेत्र से है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ब्रिज से क्षेत्र से हो जाएगा। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए,
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन साथियों COP25 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो मैड्रिड के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है, ये COP25 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मैड्रिड में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए कि स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको ध्यान रखना है साथियों, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है बताइए? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा के बारे में आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका जो जाएगा ना साथियों वो अरबी के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है अरबी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न प्रदान किया गया था? क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो स्त्री रत्न साथियों घोषित, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो थोड़ा सा साथियों मैनेज करेंगे। आंसर की अगर बात करते हैं ना साथियों, तो आपको ध्यान रखना है आम्रपाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आम्रपाली के साथ जाएगा, यानी कि बुद्ध की समकालीन आम्रपाली, इनको सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था। अगर बात करें आम्रपाली की साथियों, तो ये लिच्छवी गणराज्य की नृत्यांगना है, ठीक है। आम्रपाली की अगर बात करते हैं तो आम्रपाली को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है बताइए? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय ने साथियों नागलपुर की स्थापना की थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। और तुलुप वंश का सबसे महान शासक साथियों यही था। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किस संधि के बाद सॉल्सेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था? तो क्या होगा? पुरंदर की संधि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुरंदर की संधि के बाद सॉल्सेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी बताइए? तो आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने साथियों जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें सवाई राजा जयसिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के आमेर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था बताइए? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की साथियों अगर बात करते हैं ना, तो ये किस संधि के अंत में हुआ था? तो एक्सला शापिल की संधि के अंत में हुआ था, यानी कि पहले का तो हो जाएगा 4, यानी कि 4 आ जाएगा साथियों सबसे पहले। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ना, मैं यहाँ पर मैचिंग कर देता हूँ। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये पेरिस की संधि के अंत में हुआ था, तो यानी कि बी का हो जाएगा 1, तो साथियों 1 आ जाएगा। और उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करते हैं तो पांडिचेरी की संधि के अंत में हुआ था, यानी कि सी का हो जाएगा 3, तो अब आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो मद्रास की संधि के अंत में हुआ था, यानी कि साथियों डी का हो जाएगा 2, तो अब आ जाएगा 2। तो 4 1 3 2 कहाँ पर लिखा हुआ है? 4 1 3 2 तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था बताइए? तो साथियों इस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी था। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना तो 1923 में हुई थी और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी साथियों गठित की गई थी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ बताइए? तो कम्युनल अगर अवार्ड की बात करते हैं तो ये पूना पैक्ट 1932 के आधार पर ये
रद्द हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। पूना पैक्ट का साथियों कब हुआ, यानी कि पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 में हुआ। किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन साथियों कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन की जब अगर आपसे पूछे ना, देखिए जो सूरत अधिवेशन जब हुआ था ना, तो सूरत अधिवेशन जो है ये कांग्रेस जो था ये 2 भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल में। तो कब हुआ था साथियों, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, तो उसका राइट आंसर आपको साथियों बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी कि मीथेन, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथियों क्या होगा। अगर बात करें साथियों भारत, मैक्सिको, मिस्र, तो ठीक है, लेकिन कर्क रेखा साथियों ईरान से नहीं गुजरती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो मैक्सिको से, चीन से, मिस्र से, भारत है और बांग्लादेश है, और भी साथियों कुछ देश है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। चलिए, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों टुगेला प्रपात है, गोल प्रपात नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यहीं पर हमको मिल गया। अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की अगर साथियों बात करते हैं तो कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सुपिरियर झील है, बिल्कुल सही। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील साथियों कौन सी है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ये क्वेश्चंस के रूप में साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो सुपिरियर झील है, बिल्कुल सही। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, तो टांगानिका झील है। यानी कि जो गलत कुल मिला के हमें लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए वाला लग रहा है, और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, बताइए। तो कनाडा का समुद्र तट जो है ना साथियों ये सर्वाधिक लंबा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन M2 में नहीं आता है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को साथियों सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक करेंगे, और साथियों अगर आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर भी अवश्य कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए, तो साथियों निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बैंकों के बचत खाते में जमा नहीं आती है, डाकखानों के बचत खाते में जमा नहीं आती है, या बैंकों में सावधि जमा नहीं आती है, बैंकों में चालू खाते में जमा नहीं आती है। तो डाकखानों के बचत खाते में जमा M3 में नहीं आती है, तो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये साथियों M2 कैसे लिखा हुआ है, अगर बात करें M2 कैसे लिखा हुआ साथियों, तो M तो इस प्रकार और 2 इस प्रकार छोटा सा बन के आएगा। ठीक है साथियों, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।